हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए नया वीडियो जो बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए आज की क्लास होगा ज्योग्राफी, भूगोल से संबंधित। उनके लिए आज का मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार मॉडल पेपर सॉल्व कराता रहता हूँ, जिससे कि आपके जो पेपर को समाधान हो चुके वो आपको पूर्ण रूप से कराया जाए। और ये हम आप लोग को बता रहे हैं कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। और सारे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो बार बार हमारे छात्र छात्राएं कहते रहते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी के लिए ये क्या पेपर महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, केवल क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आप अपने सिलेबस को उठा के देखिए और क्वेश्चन इसको भी उठा के देखिए, तो शब्द लगभग मेन टू मेन आपका बात करेंगे तो क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आने में वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और जो हमारे चैनल में पुराने छात्र हैं वो ज़रूर एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में आज हम आपको क्या सीखेंगे और क्या आपके लिए मॉडल पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, अल्पन्यून जनसंख्या होता क्या है? अब जैसे प्रश्न आपका है इसमें आपका कि अल्पन्यून जनसंख्या, सबसे पहले बीए प्रथम वर्ष आपको यहाँ पे बता दें कि बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर भूगोल है। प्रश्न पत्र आपका है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपको मैंने सिलेबस भी आपको सारा चीज़ यहाँ पे बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में। टाइम आपका 3 घंटे का है। खंड आ से आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। सेक्शन ए से सभी प्रश्न करने हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका आता है कि अल्पन्यून जनसंख्या क्या है? अल्पन्यून का मतलब होता है किसी छोटे देश में जो प्रति व्यक्ति आय की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, या फिर उसकी बात करें तो अगर जनसंख्या आय वृद्धि होने के बाद में और जनसंख्या आ जाने का जो भरण पोषण वृद्धि करते हुए जनसंख्या का जो भरण पोषण करने की क्षमता रखते हों, या अधिक से जनसंख्या को अपने यहाँ रखने की उनकी क्षमता हो, तो उसे हम अल्पन्यून जनसंख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अल्पन्यून जनसंख्या। जैसे आपको इसमें लिखना होगा अल्पन्यून जनसंख्या में, जब किसी देश में जनसंख्या का वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है तो ऐसे देश अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाता है। यहाँ पे क्लार्क महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए जनसंख्या का अभाव हो, या जहाँ के संसाधन जनसंख्या के जीवन स्तर में कमी व बेरोजगारी में वृद्धि न करते हुए और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता रखते हों। इसी को कहते हैं हम अल्पन्यून जनसंख्या। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका दूसरा वाला। दूसरे में आपको लिखना होगा इसमें कि अनुक्रम अधिष्ठान। अनुक्रम अधिष्ठान क्या है? अनुक्रम अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? अनुक्रम अधिष्ठान का मतलब होता है दोस्तों कि किसी क्षेत्र में जो निवास करने वाले मानव वर्ग के व्यवसाय है उसके बदलते अनुक्रम, यानी कि उनके बदलते क्रियाकलापों को हम अनुक्रम अधिष्ठान कहते हैं। अनुक्रम अधिष्ठान का मतलब होता है कि मनुष्य मानव के क्रियाकलाप के बदलते हुए रूप का या उनके बदलते हुए वर्ग कार्यों का हम अनुक्रम अधिष्ठान कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग के व्यवसाय का बदलता हुआ रूप अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो मानव द्वारा जो भूमि का उपयोग करती हैं तथा संसाधन का उपयोग बदलता हुआ उपक्रम ही अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है। अनुक्रम अधिष्ठान की प्रमुख अवस्थाएं हैं। इसमें पहला क्या है? पहला है आखेट अवस्था। दूसरा आता है इसमें पशुचारण अवस्था। फिर तीसरा आपका आएगा इसमें दोस्तों कृषि अवस्था। तीसरा आप आएगा कृषि अवस्था आएगा। फिर चौथा खनन अवस्था आएगा इसमें आपका खनन अवस्था। पांचवा निर्माण उद्योग तथा व्यापार की व्यवस्था।
उपर्युक्त अर्थव्यवस्थाओं से स्पष्ट होता है कि मानवीय अर्थव्यवस्थाओं का एक अनुक्रम हो रहा है, जिसके अनुसार विभिन्न अधिष्ठानों का विकास कर्मानुसार हुआ है। जो ये चारे जो हमारे अनुक्रम अधिष्ठान के प्रमुख अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से माना गया है आखेट अवस्था है, पशुचारण अवस्था है, कृषि अवस्था, खनन, निर्माण उद्योग और व्यापार अवस्था। तो ये आते हैं आपके अनुक्रम अधिष्ठान के अंतर्गत। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा पहले का। इसमें लिखना है आपका कि विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में बताइए। विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश निम्नलिखित रूप से होते हैं। अब निम्नलिखित में सांस्कृतिक प्रदेश में आपको लिखना है इसमें कि सांस्कृतिक प्रदेश से तात्पर्य उस विस्तृत भूभाग से है जिसके निवासियों में महत्वपूर्ण गुणों में मौलिक एकता, संकलन, विन्यास, एकीकरण समान रूप से पाया जाता है। यानी कि उसके निवासियों में महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, मौलिक एकता होता है, संकलन होता है, विन्यास, एकीकरण समान रूप से पाया जाता है और इन्हीं विशेषताओं के कारण दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश में निवासियों से उनमें भिन्नता पाई जाती हैं। विश्व में 6 सांस्कृतिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला, विश्व में आपको 6 सांस्कृतिक प्रदेश मिलेंगे। पहला तो पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश मिलेगी, पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश। दूसरा आपको आएगा इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदेश। तीसरा आपको मिलेगा भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश। चौथा पूर्वी एशिया सांस्कृतिक, जिसे हम कहते हैं सुदूर पूर्व एशिया सांस्कृतिक प्रदेश, जिसमें आपका चीन हो गया, जापान हो गया, उसके बाद में फिर इंडोनेशिया, ये सारी चीज़ें इसमें आपके देश आते हैं सुदूर पूर्व एशिया के अंदर। आपका पांचवा आता है साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया सांस्कृतिक प्रदेश। मैंने अभी थर्ड ईयर वालों के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया का चैप्टर पढ़ाया है। उसमें देशों के नाम और सारे उनके प्रदेशों के बारे में और उनके सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में वहाँ पे बताया है। सुदूर पूर्व एशिया में भी मैंने बताया, तो वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें से भी आपको ये प्रश्न मिलते रहेंगे। छठा आपका आता है इसमें फिर मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश, मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश। तो ये 6 आपके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रदेश हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड ही होता है और कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी रिलेटेड, जो यूपीएससी से बिलोंग करते हैं हमारे छात्र छात्राएं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 आपके जो सांस्कृतिक प्रदेश हैं ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है आपके। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताइए। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इसमें प्रमुख जो विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं इसमें आपको लिखना होगा कि वर्तमान समय के तथाकथित विकसित समाज से दूर अपनी परंपरागत जीवन पद्धति, भाषा, वंशानुगत संस्कार, विशिष्ट रीति रिवाज, प्राथमिक व्यवसाय तथा अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को बनाए रखने वाले आदिवासी को हम जनजाति कहलाते हैं। जो आदिवासी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जनजाति। प्रमुख विश्व की प्रमुख जनजातियां निम्नलिखित रूप से मानी गई हैं। पहला आपका आएगा सेमांग, शकाई, बद्दू तथा खिरगीज, जो एशिया में मिलती हैं। आपको एशिया की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एशिया की आपको सेमांग हो गई, शकाई हो गई, उसके बाद में आपका आता है बद्दू, उसके बाद में फिर आपका आता है खिरगीज। ये आपके एशिया के अंतर्गत जो जनजातियां पाई जाती हैं या आदिवासी पाए जाते हैं वो ये हैं। फिर दूसरा आपका आता है इसमें दोस्तों आपका पिग्मी जनजाति जो हैं वो आपको मिलेंगे साउथ यानी कि अफ्रीका में। कहाँ में मिलेंगे आपको? अफ्रीका में। फिर मसाई, तीसरा आपका आता है मसाई और बुशमैन की जनजाति, ये भी आपको अफ्रीका में ही मिलेंगी। उसके बाद फिर बोरो जनजाति आपको दक्षिणी अमेरिका में यानी कि साउथ अफ्रीका में मिलेंगी। उसके बाद फिर पांचवा आपका आएगा लेप्स जनजाति हैं वो यूरोप में मिलेगी। और आपका छठवां जनजाति जो है वो रेड इंडियन होती हैं या एस्किमो जिसे कहते हैं, रेड इंडियन एवं एस्किमो, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में यानी कि नॉर्थ अफ्रीका में मिलेंगे, आपको उत्तरी अमेरिका में।
तो ये 6 जनजातियाँ भी आपको मुख्य रूप से पाई जाती हैं एशिया में, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप में आपको लेप्स मिलती हैं। रेड इंडियन एवं एस्किमो आपको उत्तरी अमेरिका में मिलती हैं। तो ये प्रमुख जनजातियाँ हैं आपके। फिर 5वां क्वेश्चन आपका थारू जनजाति। अब ये थारू जनजाति आपको कहाँ मिलती है, ये चीज़ें आपको थारू जनजाति कैसे होते हैं, थारू के बारे में हम आपको यहाँ पे गणना करवाएंगे और आपको पूर्ण रूप से समझाने का भी प्रयास करेंगे। थारू जनजाति का निवास स्थान जो है वो उत्तराखंड के तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग में नैनीताल जिला व उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्व से लेकर पूरब में यानी कि गोरखपुर और नेपाल सीमा की तक फैला हुआ है। जो थारू जनजाति पाई जाती हैं, हमारे थारू जो जनजाति पाई जाती हैं वो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से। उत्तराखंड में आपको नैनीताल जिला में मिलेंगे और उत्तर प्रदेश के ज़िले जो हैं वो आपको दक्षिण पूर्व से लेकर हैं यानी कि गोरखपुर से और नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत पदीय और शिवालिक क्षेत्र में नैनीताल आपको गोंडा में भी मिलेंगी, खीरी आपको खीरी में, लखीमपुर खीरी में भी मिलेंगी। नैनीताल के बाद में ये नैनीताल जो आपका है ये आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। उसके बाद में फिर आपका मिलेगा गोंडा में, उत्तर प्रदेश के गोंडा में। खीरी आपको लखीमपुर खीरी में मिलेंगे, गोरखपुर में मिलेंगे, पीलीभीत में मिलेंगे, बहराइच में मिलेंगे और बस्ती ज़िले में हैं। ये थारू जनजाति का सबसे अधिक जमाव जो है वो नैनीताल ज़िले के बिलहारी परगना की नानक माता, किलपुरी और टनकपुर बस्तियों के आसपास पाया जाता है। तो ये आपको मिलते हैं दोस्तों थारू जनजाति। थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिणी प्रदेश तक आपको मिलती रहेंगी। तो ये थारू जनजाति के अंतर्गत आएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 6वां क्वेश्चन है पहले का। इसमें मानव व्यवसाय के अनुक्रम का उल्लेख कीजिए। मानव व्यवसाय का जो अनुक्रम है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है और ये प्रश्न आपके बार बार पेपर में पूछा भी गया है। मानव व्यवसाय के अनुक्रम को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहला आपका आता है इसमें दोस्तों आखेट अवस्था, यानी पहले मैंने भी आपको बता चुका हूँ आखेट अवस्था। दूसरा आपका आता है इसमें पशुचारण अवस्था। फिर तीसरा आपका आएगा इसमें कृषि अवस्था। चौथा आपका आता है खनन अवस्था। 5वां आपका आता है इसमें दोस्तों निर्माण उद्योग तथा व्यापार की अवस्था। ये मुख्य रूप से मानव व्यवसाय के अनुक्रम हैं। अगर मानव व्यवसाय में अगर ये नहीं है तो उनकी जीवन यापन करना बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है। आखेट में आपको मिलेगा आखेट अवस्था। पशुचारण अवस्था आपको मिलेगा, यानी कि पशुचारण की बात करें तो पशुओं के, आखेट का मतलब व्यवसाय के बारे में या फिर उनके जीवन यापन के एक व्यवसाय के लिए। कृषि अवस्था आपको हो गया, खनन अवस्था हो गया, निर्माण उद्योग तथा व्यापार की अवस्था। तो ये चीज़ें आपके वहाँ पे मानव व्यवसाय के अनुक्रम मिलते हैं देखने को। उसके फिर मानव भूगोल के उपागम के बारे में लिखना है। मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं। 6वां प्रश्न आपका है मानव भूगोल के उपागम के बारे में बताइए। इसमें लिखना है दोस्तों आपको कि मानव भूगोल के अंतर्गत भूतल पर मानव वर्गों और उनके वातावरण के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का तथा मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के कई पक्ष हैं। मानव भूगोल अध्ययन के मुख्यतः 4 उपागम हैं। कौन कौन से हैं मानव भूगोल के जो 4 उपागम हैं। पहला तो आपका आएगा दोस्तों इसमें पारिस्थितिकी उपागम आपका हो गया। फिर आपका दूसरा आता है क्षेत्रीय तथा स्थानिक उपागम। तीसरा आपका आएगा इसमें व्यवहार परक उपागम और चौथा आपका आएगा इसमें दोस्तों कि मानव कल्याण संबंधी उपागम। तो ये 4 उपागम जो है वो मानव भूगोल के प्रमुख रूप से माना गया है। यानी कि मानव भूगोल के अध्ययन का 4 जो उपागम है वो मुख्य रूप से यही 4 हैं। यानी कि पारिस्थितिकी उपागम है, क्षेत्रीय स्थानिक उपागम हो गए, व्यवहार परक उपागम तथा मानव कल्याण संबंधी उपागम। तो ये 4 उपागम आपके मानव भूगोल के
मुख्य रूप से हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न आपका आता है। सातवां प्रश्न हो गया आपका। आठवां प्रश्न है नगरीय अधिवास। अब नगरीय अधिवास क्या होता है? नगर का अधिवास जिसे हम बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे हम नगर लोग रहते हैं। नगरीय अधिवास जो है वो उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के केंद्र होते हैं। जो नगरीय अधिवास में होता है वो आपको उद्योग से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के रिलेटेड होते हैं या उनका केंद्र माना जाता है। नगरीय अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं के बजाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा यातायात एवं परिवहन साधनों आदि की समुचित विकास होता है। नगरीय अधिवासों में गाँव की अपेक्षा श्रम विभाजन, पेशों की विशेषीकरण तथा उग्र सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। जनसंख्या में निर्भरता अनुपात कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। तो ये नगरीय अधिवास के अंतर्गत आपका मुख्य रूप से प्रश्न माना जाता है। तो ये आपका नगरीय अधिवास हो गया। फिर आपका आता है नौवां प्रश्न। पहले का फर्स्ट का नौवां प्रश्न है कि सांस्कृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक प्रदेश का मुख्य रूप क्या है? तो सांस्कृतिक प्रदेश में आपको लिखना होगा कि सांस्कृतिक प्रदेश से तात्पर्य उस विस्तृत भूभाग से है जिसके निवासियों में महत्वपूर्ण गुणों में मौलिक एकता, संकलन, विन्यास, एकीकरण समान रूप से पाया जाता है और विशेषताओं के कारण एक दूसरे का सांस्कृतिक प्रदेशों के निवासियों में उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो ये होती है उनकी संस्कृति, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर हम प्रस्थान करते हैं या फिर गति करते हैं तो वहाँ की जो सांस्कृतिक अवस्था है वो आपको मुख्य रूप से डिवाइड होती है, यानी कि बढ़ती रहती हैं। विश्व के 6 सांस्कृतिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आपका आता है पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश, दूसरा आपका आता है इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश, चौथा आपका आता है पूर्वी एशिया सांस्कृतिक प्रदेश, पांचवा दक्षिणी पूर्वी एशिया सांस्कृतिक प्रदेश। फिर छठा आपका आएगा इसमें दोस्तों कि मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश। तो इस तरीके से आपका सांस्कृतिक प्रदेश आपके ये हैं मुख्य रूप से। फिर आपका 10वां प्रश्न है जनसंख्या स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है? इसमें पहला आपका आएगा दोस्तों, आंसर में लिखेंगे आप कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का प्रवसन जो है वो जनसंख्या का स्थानांतरण कहलाता है। प्रवसन का मतलब होता है वास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे निवास करना या गति करके निवास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार स्थानांतरण, जिसे हम कहते हैं प्रवसन, एक प्रकार में भौगोलिक स्थान परिवर्तन अथवा स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरे भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिनमें रहने और पहुंचने का संस्थान दोनों बदल गए होते हैं। इस प्रकार का आवास प्रवास अस्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान अस्थायी रूप से बदल जाता है। डेविड हेज महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थानांतरण कहा जाता है। यहीं पे E.S. ली के अनुसार कहा गया है कि स्थानांतरण अस्थायी या अर्ध अस्थायी आवास परिवर्तन है। इसमें दूरी का अधिक महत्व नहीं है। सामान्यतः किसी स्थान की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक किसी कारण से जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशीलता स्थानांतरण कहलाता है। तो ये रहा आपका सेक्शन ए का लास्ट का प्रश्न और यही आपका मतलब होता है जनसंख्या स्थानांतरण का मतलब। जनसंख्या स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, यही आपका प्रश्न होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं क्योंकि सेक्शन ए के मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिया है। अब आपका खंड बा आता है यानी सेक्शन बी के अंदर। इसमें आपको केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। और फिर आपका दूसरा प्रश्न इसमें आपका है मानव भूगोल के क्रियाशीलता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
मानव भूगोल के इसमें क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे समझना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि मानव भूगोल के क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें आपको समझना है कि मानव भूगोल के इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल पर प्रत्येक तत्व निरंतर परिवर्तनशील होता है और तथा भूपटल पर सदैव परिवर्तनकारी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। मानव भूगोल में जो परिवर्तनशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स ने कहा है कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। यानी उनके अनुसार कहा गया है कि जो हमारे चारों तरफ वस्तु हैं वो परिवर्तनशील हैं और प्रत्येक वस्तु में या तो वृद्धि होती है या वो घट जाती है। वास्तव में कुछ भी अस्थायी नहीं है। भौगोलिक क्रियाएं चाहे वे भौतिक अवस्था में हों या मानवीय हों, दोनों ही निरंतर परिवर्तनशील हैं और इसी दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि पृथ्वी की हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। यह बात अलग है कि कुछ वस्तुओं में परिवर्तन की यह गति अत्यंत धीमी है तथा कुछ में अधिक है। पृथ्वी स्वयं में स्थिर नहीं है तथा पृथ्वी के भूदृश्य भी हर पल परिवर्तित होते रहते हैं। पृथ्वी पर परिवर्तन का कार्य प्रमुख रूप से निम्नलिखित 5 शक्तियों द्वारा संपन्न हो रहा है। कौन कौन से 5 शक्तियाँ जो है मुख्य रूप से? पहला तो आपका आता है इसमें दोस्तों पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। ये आपका पहला है। इसमें लिखना है कि पृथ्वी की कुछ भूगर्भिक क्रियाएं भूपटल पर अति मंद गति से परिवर्तन करती हैं, जैसे पर्वतों का उठना तथा खाड़ियों, सागरों व महासागरों का सिकुड़ना या विस्तृत होना। दूसरी ओर भूगर्भ की क्रियाएं ऐसी भी हैं जो यकायक तेजी के साथ भूपटल पर परिवर्तन करती हैं और इसी प्रकार की भूगर्भिक क्रियाओं में भूकंपों का आना तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसी भूगर्भिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों में सौरिक शक्ति के उत्पन्न शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है और पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की विभिन्नता से धरातलीय तापमान, वायु दबाव, वर्षा तथा हवाओं की गति का प्रभावित होती हैं, जिनके कारण भूपटल पर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और साथ ही साथ पृथ्वी की यह बाह्य शक्तियाँ भूपटल पर अपवर्तन तथा निक्षेपण का कार्य करती रहते हैं, जिनके फलस्वरूप ऊंचाई वाले भूभाग नीचे होते जाते हैं जबकि अपेक्षाकृत निचले भूभाग उतले होते जाते हैं। आपका फिर तीसरा आता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसमें आपका है कि पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों से पृथ्वी में जो एक असंतुलन की स्थिति बन जाती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे संतुलित एवं स्थिर बनाने से संलग्न रहता है। वर्षा का जल धरातल पर आना, अधिक ऊंचाई वाले भूभागों को जल निचले भूभागों की ओर बहना, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों के मध्य संतुलन कायम रखना तथा वायुमंडल में हवाओं की विभिन्न परतों की व्यवस्था करना जैसे कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के प्रतिफल। इसलिए इस बल को ब्रून्स महोदय ने बुद्धिमान बल की संज्ञा दी है। फिर आपका आता है चौथा आपका आता है इसमें दोस्तों कि जैविक शक्तियों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं द्वारा किए गए परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति का आवरण एक ओर भूमि कटाव को नियंत्रित करती है और दूसरी ओर कमजोर चट्टानों में पेड़ पौधों की जड़ें प्रवेश कर उनमें दरारें निर्मित करती हैं, जिसके फलस्वरूप अपक्षय की क्रिया बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि के अंदर असंख्य कीड़े मकोड़े तथा बैक्टीरिया छोटे छोटे छिद्र व कॉलोनी बनाकर रहते हैं और जिससे कई स्थानों पर धरातल का मौलिक स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। समुद्र में प्रवाल द्वीप भी विकसित हो जाते हैं। पांचवा आता है इसमें आपका कि मानवीय शक्ति। पांचवा पाएगा इसमें मानवीय शक्ति। मानव ने धरातल पर अपने स्वार्थ के लिए अत्यधिक परिवर्तन किए हैं, जिसमें वर्तमान में धरातल के एक बड़े भाग पर सांस्कृतिक भूदृश्यों की उपस्थिति देखने को मिलती है। मानव में वनों को काटकर कृषि कार्य किए हैं, यातायात मार्ग निर्मित कर उन पर वाहन चलाए हैं,
भूगर्भ में खनिज तथा सागर से मछलियाँ व विभिन्न सागरीय उत्पाद प्राप्त किए हैं। उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में तेजी से उन्नति की है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विश्व की सभी जड़ तथा चेतन वस्तुएं निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। परिवर्तन की यह क्रिया प्राकृतिक तथा जैविक शक्तियों के माध्यम से संपन्न हो रही है और मानव इन परिवर्तनों के प्रभाव में इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है और इन परिवर्तनों से अपने क्रियाकलापों का सामंजस्य स्थापित करने से प्रयासरत रहा है। और अंत में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रून्स के अनुसार जो उद्धरण किया गया है, उन्होंने कहा है कि हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु परिवर्तन की दिशा में है और वास्तव में कुछ भी गतिहीन एवं अपरिवर्तनशील नहीं है। यानी ये जीन ब्रून्स महोदय जी के अनुसार कहा गया है। अब आपका तीसरा प्रश्न आता है इसमें दोस्तों कि भारत की प्रजातियों पर टिप्पणी कीजिए। अब भारत की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब आपका आता है भारत की प्रजातियों पर टिप्पणी। भारत में विश्व के सभी प्रमुख प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन भारत में इन प्रजातियों का इतना अधिक मिश्रण हुआ है कि इन प्रजातियों का स्पष्ट रूप से एक दूसरे को पृथक नहीं किया जाता है। इसीलिए भारत के विभिन्न प्रजातियों को हम द्रावण पात्र कहते हैं या फिर हम मेल्टिंग पॉट का भी कहते हैं। डॉक्टर हट्टन ने 1931 ईस्वी में भारत की प्रजातियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में विभक्त किया है। 6 वर्ग कौन कौन से हैं? इसमें पहला आपका आता है निग्रिटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा आपका आता है इसमें भूमध्य सागरीय, चौथा अल्पाइन प्रजाति की आर्मिनोइड शाखा और पांचवा आता है मंगोलाइड और छठा इंडो आर्यन। डॉक्टर हंटन का यह मानना है कि भारत में सबसे पहले आने वाली जो प्रजाति है वो निग्रिटो थी और लेकिन वर्तमान में यह प्रजाति भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में जैसे बंगाल की खाड़ी के द्वीप हो गए इसमें मिलेंगे आपको। निग्रिटो के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत में आई, जो वर्तमान में भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार तथा गंगा घाटी के कुछ भागों में मिलती हैं। फिर आपका आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बाद भूमध्य सागरीय प्रजातियां भारत में प्रवेश की, जो भूमध्य सागरीय प्रजाति ने ही संभवतः यहाँ सिंधु सभ्यता का जन्म दिया और इस सभ्यता को द्रविड़ प्रजाति भी कहा जाता है। वर्तमान में द्रविड़ प्रजाति मलयालम, तमिल, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर पठार क्षेत्रों में मिलती है। हट्टन के अनुसार ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत के उत्तर में स्थित पामीर पर्वतों तथा पश्चिम में स्थित ईरान के पठार की ओर से अल्पाइन प्रजाति की आर्मिनोइड शाखा ने भारत में प्रवेश किया और यह अविकसित सभ्यता रखने वाली प्रजाति थी। इसके बाद भारत में आती है मंगोलाइड प्रजाति, जिसने एशिया के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग की ओर से भारत में प्रवेश किया और यह प्रजाति वर्तमान में मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल, असम तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में मिलती हैं। सबसे बाद में आने वाली प्रजाति जो है वो इंडो आर्यन रही है, जिसके संस्कृति वैदिक थी। हट्टन के बाद डॉक्टर BS जी के अनुसार कहा गया है कि भारतीय प्रजातियों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डॉक्टर BS का मानना है कि भारत में चौड़े सिर वाले लोगों को अधिक है, जो पश्चिमी ब्राचिसेफालिक प्रजाति में संबंधित हैं। इस प्रजाति के संदर्भ में डॉक्टर BS का विचार है कि इसका विकास मध्य एशिया की पामीर पर्वतमाला में हुआ है। ब्राचिसेफालिक प्रजाति की 3 शाखाएं भारत में मिलती हैं। पहली शाखा एल्पिनाइड प्रजाति, जो वर्तमान क्षेत्र में रूप में गुजरात में मिलती हैं। दूसरी शाखा दिनारिक प्रजाति, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल और काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल क्षेत्रों में आपको मिलेंगी। कुर्ग क्षेत्र में यह प्रजाति शुद्धतम रूप से मिलती हैं। और तीसरी शाखा आती है आर्मेनोइड प्रजाति, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पारसी लोगों के रूप में मिलती हैं।
डॉक्टर हट्टन तथा बीएसजी ने भारतीय प्रजातियों के निग्रिटो तत्व का समर्थन किया है, लेकिन इनके नेतृत्व शास्त्रियों ने अनेक मतों का कटी आलोचना करते कहा है कि वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़कर भारत के किसी भी क्षेत्र में निग्रिटो प्रजाति के लक्षण स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते तथा भारत की प्रजातियों के वर्तमान स्वरूप में लेकर इनका कोई योगदान नहीं है। और वर्तमान में यह भी एक विवाद का विषय है। और शारीरिक अंगों के नापों तक रक्त के परीक्षणों से यह परिणाम यह बताते हैं कि भारत में कुछ आदिम जनजातियां को छोड़कर कोई जाति विशुद्ध नहीं है। भारत में कुछ मिलने वाले विभिन्न प्रजाति समूह में परस्पर मिश्रण होते रहने और वर्तमान में यहाँ विभिन्न प्रजाति समूह के मिश्रित लक्षण मिलते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। चौथा आपका आता है कि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों को बताइए। अब आपका आता है विश्व में प्रमुख मत्स्य क्षेत्र की निम्नलिखित हैं। पहला आपका आएगा इसमें दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र। यह क्षेत्र बेरिंग जलडमरू मध्य इससे लेकर दक्षिण में कैलिफोर्निया तक विस्तृत है। दूसरा आपका आता है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र। यह क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड तट से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे कैरोलिना तक विस्तृत है और इस क्षेत्र में ग्रैंड बैंक्स नामक प्रसिद्ध क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा आपका आता है इसमें दोस्तों उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तरी अंतरीप से दक्षिणी में जिब्राल्टर तक विस्तृत है और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मछली क्षेत्र डॉगर बैंक्स स्थित है। ब्रिटेन तथा आइसलैंड तट भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और नॉर्वे और ब्रिटेन मुख्य उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। संसार में मछली पकड़ने वाले मुख्य देशों का उत्पादन लाख मीट्रिक टन है। इसमें आपको पूर्वी सोवियत संघ है वो 113 उत्पादन करती हैं, जापान 111 करती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको 57% देती हैं और भारत 36%, दक्षिण कोरिया 28%, आपको थाईलैंड मिलेगी 28.2%, डेनमार्क आपको मिलेगी 19%, नॉर्वे 18.9%, कनाडा आपको मिलेगी 15% और मैक्सिमो मिलती हैं आपको 14%। इसी के साथ आपको मिलेंगे दक्षिणी अफ्रीका 8.7%, फ्रांस भी 8.7% देती है, ब्राज़ील आपको 8.5%, बांग्लादेश 8.3%, ग्रेट ब्रिटेन 8.2%, इक्वेडर 7%, न्यूजीलैंड आपको 5.7%, पोलैंड 5.6%, टर्की 4%, रोमानिया 2% और ग्रीनलैंड आपको 1%। टोटल मिला के 995% लाख मीट्रिक टन आपको संसार भर की पूरे विश्व की जो मछली पकड़ने का मुख्य उत्पादन माना गया है वो ये रहा। फिर आपका आता है जापानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में जापान सागर के उथले समुद्र तट से शामिल है। जापान इस क्षेत्र का प्रमुख उत्पादक देश है। यह क्षेत्र ताइवान से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक विस्तृत है। जापान के बाद चीन और कोरिया प्रमुख उत्पादक हैं। प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में जापान, पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, कोरिया, डेनमार्क और थाईलैंड हैं। भारत में भी मत्स्य उद्योग अब उन्नति कर रहा है। तो ये रहा उन्नति यानी कि मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। और फिर आपका पांचवा प्रश्न आता है कि अल्प जनसंख्या अवधारणा की स्पष्ट कीजिए। अल्प जनसंख्या की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखना होगा आपको अल्प जनसंख्या की अवधारणा। जब किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है तो ऐसा देश अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाता है। यहाँ पे क्लार्क महोदय जी के शब्दों में कहा गया है कि अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए जनसंख्या का अभाव हो या जनसंख्या के संसाधन जनसंख्या के जीवन स्तर में कमी व बेरोजगारी में वृद्धि न करते हुए और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण करने की क्षमता रखते हों। हालांकि अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय उच्च रहती है, लेकिन उस क्षेत्र में जनसंख्या की कमी के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अल्प जनसंख्या के विश्व विकासशील एवं विकसित दोनों ही देशों में मिल सकती हैं। विश्व के विकसित देशों में जनसंख्या की कमी का कारण उन देशों में मिलने वाले निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर है। दूसरी ओर विकासशील राष्ट्रों में यदि अल्प जनसंख्या मिलती है तो वह उन देशों में मिलने वाली उच्च मृत्यु दर के कारण है। क्लार्क महोदय जी ने
अल्प जनसंख्या के 2 प्रकार बताए हैं। पहला तो आपका आता है सकल अल्प जनसंख्या। सकल अल्प जनसंख्या इस प्रकार की अल्प जनसंख्या है जो बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। यह विश्व के कुछ देशों के विलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिस्थापन दर, जिसे कहते हैं हम रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रेट, बहुत कम होती है, प्रतिस्थापन दर। दूसरा आता है सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। क्या कहते हैं इसे हम? सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। विश्व में इस जनसंख्या की अल्प जनसंख्या ही सामान्यतः मिलती हैं। यह जनसंख्या प्रायः उन देशों में मिलती हैं जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया है। अल्प जनसंख्या विश्व के विकसित एवं विकासशील दोनों राष्ट्रों में मिल सकती है और विकसित राष्ट्रों में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा साइबेरिया क्षेत्र जैसे नवीन बसे भाग अल्प जनसंख्या वाले होते हैं। इन प्रदेशों में आर्थिक विकास का स्तर तो उच्च मिलता है, लेकिन जनसंख्या की कमी के कारण वहाँ के संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। विकासशील राष्ट्रों में अल्प जनसंख्या उन क्षेत्रों में भी मानी जाती है जहाँ अधिक जनसंख्या होने के बावजूद निम्न तकनीकी स्तर मिलता है और उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों के अभाव में इन क्षेत्रों के संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। तो ये रहता है आपका अल्प जनसंख्या का प्रमुख अवधारणा, यानी अल्प जनसंख्या वाले प्रमुख सापेक्ष जो हैं वो सकल और जो अल्प जनसंख्या का मुख्य रूप दो प्रकार से मिलता है, वो सकल अल्प जनसंख्या और सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। तो ये दोनों आपके महत्वपूर्ण होते हैं अल्प जनसंख्या की अवधारणा के लिए। उसके बाद में फिर आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न है आपका इसमें कि पृथ्वी पर मानव विकास पर टिप्पणी लिखिए। अब पृथ्वी पर मानव विकास की टिप्पणी जो लिखना है इसमें आपको मानव विकास का मतलब आपको यहाँ पे समझना है। मानव जाति की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक प्राणी विकास के सिद्धांत, जो 1860 ईस्वी के पश्चात जगत की प्रथम पुस्तिका थी। इसके पूर्व मानव की उत्पत्ति के संबंध में कोई वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। यद्यपि भारतीय वेदों एवं पुराणों में मानव विकास के क्रम को 2 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व में समझा दिया गया था। डार्विन ने मानव की उत्पत्ति के संबंध में जाति वर्ग के विकास को स्पष्ट करते हुए निम्न 3 सिद्धांत प्रतिपादन किया है। पहला रूपांतरण का सिद्धांत, दूसरा अनुकूल का सिद्धांत और तीसरा प्राकृतिक चुनाव। अब रूपांतरण का सिद्धांत क्या होता है? इसमें आपको प्रत्येक तत्व का रूप अनेक दिशाओं में बदलता रहता है और रूपांतरण की अनेक दिशाएं होने के कारण परिवर्तित रूप भी अनेक प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा आता है अनुकूलन का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना है कि इस प्रक्रिया के कुछ रूपों में अपने पर्यावरण में रह सकने की क्षमता अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। और उसका प्राकृतिक चुनाव, जिन जीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है वे जीवित रहते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। जिनमें जीवन शक्ति की अधिक रहती है और प्रकृति उन्हीं को जीवित रखती है, जो कई बार में एकाएक परिवर्तन होने से जैव जगत का क्रम बदल सकता है। इस वेदों में परमेश्वर का हुंकार कहा गया है, यानी कि इसे वेदों में हम क्या कहते हैं? परमेश्वर का हुंकार। आधुनिक खोजों के अनुसार संसार में मानव का उद्भव अधिक से अधिक 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व प्लीस्टोसीन भौमिकीय कल्प के प्रारंभ से है। तथापि प्रारंभिक मानव, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, आज के मनुष्य से सर्वथा भिन्न था। वह मनुष्य का आदिम स्वरूप मात्र था। उसका कद लगभग 4 फुट था और वजन 25 से 30 किलोग्राम था। उसमें खड़े होकर चलने की प्रवृत्ति थी और इस प्रकार का चौपाया अर्थात पशु नहीं रहे। कालक्रम ऑस्ट्रेलोपिथेकस विलुप्त हो गया, परंतु उससे अधिक विकसित मानव सदृश जीव होमो हैबिलिस का उद्भव लगभग 17.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ। होमो हैबिलिस के अवशेष की
अल्दुबई गार्ज में 1960 में पाए जाते हैं। होमो हैबिलिस का कद जो है वो ऑस्ट्रोलोपिथेकस से अपेक्षा ऊंचा था, वजन 40 से 50 किलोग्राम आंका गया है। इसकी मस्तिष्क धारिता 675 से 680 घन सेंटीमीटर था। होमो हैबिलिस भविष्य के में उपयोग हेतु पत्थर, लकड़ी तथा हड्डियों का औजार गढ़ता था और यही तथ्य उन मानव जीव के निकट मानने का बाध्य करता है। मानव की प्रारंभिक स्वरूप लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ, जो संभवतः होमो हैबिलिस के परिष्कृत रूप था और इसे हम होमो इरेक्ट अर्थात सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव सदृश जीव कहा गया है। इसका कद 5 फुट 2 इंच तथा मस्तिष्क की धारिता सामान्यतः 800 से 950 घन सेंटीमीटर तथा कुछ की 1300 घन सेंटीमीटर तक धारिता थी। छोटा चेहरा, चपटी नाक तथा संकुचित ललाट इसके शारीरिक विशिष्टताएं थीं। होमो इरेक्टस के अवशेष जावा के टिरनील नामक स्थान पर सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में मिली। अब इसके अवशेष दक्षिणी अफ्रीका में स्वर्दकार्न से जर्मनी में हाइडलबर्ग तक तथा मोरक्को में अरबर्दरमान से चीन के चाउ टिएन तक लगभग 60 स्थलों पर ये मिले हैं। मानव क्रम विकास की अगली कड़ी में होमो सैपियंस जो हम निएंडरथालिस का प्रादुर्भाव लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, जो शारीरिक बनावट एवं मस्तिष्क की धारिता में आधुनिक मानव से मिलता जुलता था, परंतु उसकी जो प्रविधि पत्थर, लकड़ी एवं हड्डियों के विविध औजारों के निर्माण तक सीमित थी। तथापि यह मानव भाषाओं द्वारा अनुभवों का अन्य सदस्यों का आदान प्रदान कर सकता था। मध्य यूरोप एवं एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में गुफाओं में उसके निवास स्थल के अवशेष बिखरे मिलते हैं। जानवरों की खाल का प्रयोग करने के कारण वहाँ उत्तर में वहाँ तक फैल गया था जहाँ बर्फ वर्ष भर नहीं जमती। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व मानव की वह स्वरूप उभरा जो आज दिखाई पड़ता है। इसे जीव वैज्ञानिक होमो सैपियंस कहते हैं। फिर भी आज से 11,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए वनों के कंदमूल, फल, समुद्र एवं जलाशयों से मत्स्य तथा जानवरों के शिकार पर ही निर्भर रहता है। उसके हथियार पत्थरों के विविध औजारों से लेकर विष बुझे तीर तक थे। अतएव अपनी बुद्धि के अनुसार प्राकृतिक जैविक वातावरण में सुलभ विभिन्न प्रकार के पदार्थ को एकत्र करके जीवन यापन करता था। आज से 9,000 वर्ष पूर्व अर्थात नवपाषाण काल के प्रारंभ से जब मनुष्य ने पशुओं जैसे कुत्ते, घोड़े, गाय, बैल, ऊँट आदि को पालतू बना लिया तथा चावल, गन्ने, गेहूँ, जौ जैसे फसलों को उगाना सीख गया, मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में बसने लगा तथा उसमें क्षेत्र विषय से अपनत्व का बोध होने लगा। तभी से विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण के अनुसार समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और परिणाम स्वरूप क्षेत्र विशेष में विशिष्ट जीवन पद्धति का प्रारूप उभरने लगा। तो ये रहता है पृथ्वी पर मानव विकास, यानी कि पृथ्वी पर मानव विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, वो किस प्रकार आगे बढ़े, तो आज ये स्थिति मानव की कैसी रही। तो ये आपको यहाँ पे पूरे यानी कि कैसे कैसे वो बढ़ते गए आगे आज तक, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। 7वां प्रश्न आपका आता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रकृति का अब इसमें लिखना कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जननांकी संक्रमण सिद्धांत के अनुरूप रही है। भारत की प्रथम जनगणना 1871 के अनुसार देश की जनसंख्या 20.3 करोड़ थी। तब से लेकर 1901 तक की जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यंत मंद यानी 0.09 से 1.1% रही, अर्थात इस अवधि तक मात्र 3.3 करोड़ की वृद्धि हुई और इस धीमी गति का मुख्य कारण दुर्भिक्ष और महामारी से होने वाली उच्च मृत्यु दर है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक रहने के कारण 1921 की जनसंख्या में 1911 ईस्वी की अपेक्षा में कमी हुई और इस कारण 1921 की जनसंख्या में 1911 के अपेक्षा करने के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती गई। जैसा कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है
इसे 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला तो मंद वृद्धि दर आता है जो 1901 से 1921 तक है, और स्थिर वृद्धि दर आपका आता है 1921 से 1951 से, और तीव्र वृद्धि दर आता है आपका 1951 से 1981 तक, और घटती वृद्धि दर आपको आएगी 1981 से 2011 तक, और फिर 2011 से लेके 2022 तक। ये आपके 5 हो गए, अब तक टोटल मिला के 5 वृद्धि दर हो गए। प्रथम अवस्था में अवधि जनसंख्या जो अत्यंत धीमी थी वो 0.27% थी, और बढ़ी आपको 1921 से 1951 के बीच में जाके, और इस संपूर्ण में जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य रही। यद्यपि 1921 के पूर्व की तुलना में 1.45% अधिक रही। इसी कारण 1921 को भारत में जननांगीय परिवर्तन का इतिहास का महान विभाजन वर्ष माना जाता है। 1921 में देश की जनसंख्या 25.13 करोड़ थी, जो 1951 में बढ़कर 36.10 करोड़ हो गई, और इस प्रकार 21 से 51 से 30 वर्षों की अवधि में 11 करोड़ की वृद्धि हुई, और इसी अवधि में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की औसत दर 1.22% वार्षिक रही। तो अब इसमें आपका आता है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि 1951 से 81 तक। 1951 के बाद भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का प्रारंभ हुआ, और इसीलिए यह अवधि एक अन्य विभाजक वर्ष के रूप में मानी जाती है। 51 से 81 के मध्य औसत वृद्धि 2.2% प्रति वर्ष रही, और इसी देश के जनसंख्या का 32 करोड़ से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। उसके में भी आपको आता है घटती जनसंख्या वृद्धि जो 1981 2011 तक। 1981 के बाद से जनसंख्या वृद्धि उच्च वृद्धि के जारी रही, परंतु वृद्धि दर क्रमिक ह्रास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और भारत में जननांगीय इतिहास में एक अच्छी शुरुआत का संकेत है। इस दौरान 1981 से 91 में से जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 23.8% से घटकर वर्ष 1991 से 1 तक 21.5% तक वर्ष, और 2001 से 11 से घटकर 17.6% आ गई। और फिर इस अवधि में स्वस्थ सुविधाएं एवं आर्थिक सुधारों के अतिरिक्त शिक्षा का प्रसार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने के परिणामस्वरूप जनसंख्या में घटती वृद्धि की प्रवृत्ति को गति प्राप्त करते हुए जो एक अत्यंत शुभ संकेत माना जा सकता है। तो ये भारत में जनसंख्या वृद्धि की आपको प्रकृति का वर्णन के रूप में आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। उसके बाद फिर आपका आता है खंड सा यानी सेक्शन सी। इसमें आपका केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। 2 प्रश्न आपको इसमें अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। आपका पहला प्रश्न आता है इसमें, मानव भूगोल में नियतिवाद की संकल्पना की सोदाहरण विवेचना कीजिए। 9वां प्रश्न आपका आता है कि मानव अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति एवं अनुक्रम को बताइए। 10वां प्रश्न आपका आता है कि मानव अधिवासों के प्रकार बताइए एवं प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। फिर 11वां प्रश्न आपका आता है कि अभिनूतन काल, जिसे हम कहते हैं प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्लीस्टोसीन युग इसको पढ़ेंगे आप तब अच्छा लगता है पढ़ने में, थोड़ा ज्योग्राफी। कहते हैं दोस्तों कि जीवन में जो चीज़ हम अपने आप को ढाल लेते हैं ना, उसी हिसाब से हमारी जो जीवन की ढाल है बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए कहते हैं अभिनूतन काल प्लीस्टोसीन युग में मानव प्रसरण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्लीस्टोसीन के बारे में बताया जाएगा और अच्छे से आप लोग समझिएगा। इसकी सेक्शन सी की मैं अलग से वीडियो आपको अपडेट करा दूंगा, क्योंकि ये आपका बड़े होने के कारण ये तकरीबन आपको मैं 2-2 वीडियो करके अलग से बताता रहूँगा, जिससे कि आपको समझने भी अच्छे लगेगा और आप लोग अच्छे से कैरी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल का नाम आप लोगों को पता है, AK स्टडी नोट्स। एक बार फिर आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे चैनल से आप लोग ग्रहण करते रहे जो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और आप लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखना है दोस्तों कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है। तो ये चीज़ें अगर आप तैयार करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। तो
आपको अगर इसके PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़कर आप लोग हमारे चैनल से बिल्कुल PDF आप फ्री कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं PDF को। तो इसी के साथ अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।